दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज की क्लास जो हमारी ये 58वीं क्लास है, संविधान की 58वीं क्लास है। इसी सीरीज में हम लोगों ने 150 लेक्चर में केवल इतिहास विषय को कवर किया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको पूरा एंशिएंट, पूरी मिडावल और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आप देखते हैं दोस्तों तो आपके तैयार हो जाएंगे दोस्तों 6240 सवाल। जी हाँ दोस्तों, बड़े मजे के साथ आप लगे रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आज जो हमने टॉपिक चूज किया है ना, वो टॉपिक है दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद से संबंधित तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं ना, कोई विषय भी पढ़ाते हैं, तो उसमें जितने भी चैप्टर बन सकते हैं, जहां जहां से प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम दोस्तों डिस्कस करते हैं, ताकि कभी भी कहीं से कुछ ऐसा सवाल न बन जाए जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। परीक्षा में आता है कि अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय कौन करता है, या फिर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई, या अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, या फिर अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, या प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, इस तरह से सवाल आते हैं। उनके मेंबर कौन होते हैं, पहली बैठक कब होती है, इस तरह के तमाम सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आप विश्वास कीजिए, जबरदस्त सीरीज है। और हमारा इंडिविजुअल जो बैच चल रहा है, ये गजब का बैच चल रहा है। इंडिविजुअल बैच एक ऐसा बैच है दोस्तों जहां पर जीरो लेवल से हाई लेवल तक की तैयारी आपकी कराई जाती है। आपको विषय को बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप मौका दीजिए। हमारे हिस्ट्री बैच, ज्योग्राफी बैच, पॉलिटी बैच, हिंदी के बैच, तमाम ऐसे अलग अलग विषयों पर क्लासेस दी जा रही हैं। आप इसे ज्वाइन करिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पहला सवाल दोस्तों यहाँ आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आज हमारा 58वां लेक्चर है और सवाल नंबर 6240 तक सवाल हम कवर करने वाले। टॉपिक हमारा है अंतरराज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद। पहला सवाल लिख रहा दोस्तों कि अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय ये किस अनुच्छेद में निहित है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय किया जाएगा। देखिए पहले मामला क्या समझ जाइए। देखिए भारत में कई सारे राज्य, 28 राज्य हैं। ठीक है, अब कोई एक नदी एक राज्य में तो बहती नहीं है। एक राज्य से नदी बहते हुए दूसरे राज्य में जाती है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जब तक वो अपने कहां पहुंच जाए, अपने आखिरी बिंदु पर न पहुंच जाए, तब तक वो नदी अलग अलग राज्यों में घूमती रहती है। ठीक है, इतना आप जानते हैं। अब होता क्या है कि कई सारे राज्य उस पर बांध बना देते हैं, डैम बना दिया, पानी रोक दिया, जल विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, तो भैया पानी रोक देंगे तो आगे के राज्यों को पानी तो मिलेगा नहीं। ऐसे में विवाद तो तय है। ठीक है, ऐसे में विवाद तो तय है। या किया क्या, या पानी रोका था, ओवरफ्लो होने लगा, तो उन्होंने क्या किया, बांध खोल दिया और एक बार में पानी बह गया, तो दूसरे राज्यों में क्या आ गया, बाढ़ आ गया उसकी वजह से। इस तरह के तमाम विवाद राज्यों के मध्य होते हैं। उनका निपटारा कौन करता है, तो ये अंतरराज्यीय परिषद करती है। ठीक है, लेकिन सवाल अभी पूछ रहा है कि अंतरराज्यीय नदियों मतलब इंटर स्टेट रिवर जो है, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जो नदियां जाती हैं, उनसे जल संबंधी जो विवाद होता है उनका न्याय निर्णय ने कहा बताया गया है। तो उसके लिए अनुच्छेद 262 है, 262 अनुच्छेद 2 है दोस्तों। इसमें इसके न्याय निर्णय के बारे में बताया गया। आपसे सिर्फ अनुच्छेद पूछ रहा है, अभी हम लोग विस्तार से बात करेंगे, आप खाली देखते चलिए। लिख रहा किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करते हैं। अंतरराज्यीय परिषद को दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, ये इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दोस्तों, अच्छा कौन बनाता है दोस्तों, तो लेकर राष्ट्रपति एक इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकता है। कब, जब केंद्र और राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन की बात हो जाए। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय। भाई विवाद नहीं होना चाहिए, केंद्र और राज्य के बीच विवाद नहीं होना चाहिए, उनके बीच समन्वय के लिए यह इंटर स्टेट काउंसिल बनी होती है। जिसके बारे में दोस्तों कहां बताया गया है, इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 263 में। कहां बताया गया है, अनुच्छेद 263 में। आगे एक सवाल लिख रहा है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों कि पहली बार जो अंतरराज्यीय परिषद है जिसे अब इंटर स्टेट काउंसिल कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा दोस्तों ये इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई कब, तो याद रखेंगे 1990 में हुआ था, जून में। कब हुआ था दोस्तों, जून 1990 में इस इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई थी। यह सवाल आप याद रखेंगे। यहां दो तरीके के सवाल बनते। पहला सवाल बनता दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुआ था, दूसरा सवाल बनता है कि इस इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक कब हुई थी। तो स्थापना और बैठक दो अलग अलग सवाल है। देखिए अगला सवाल लिख रहा है कि अंतरराज्यीय परिषद की
पहली बैठक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई तो आप साफ तौर पे क्या बताएंगे दोस्तों, जून 1990। कितना बताएंगे, जून 1990। लेकिन अगर आपसे पूछे पहली बैठक तो भाई स्थापना होने के बाद ही बैठक होगी, तो याद रखिएगा स्थापना जून में हुआ था, बैठक दोस्तों अक्टूबर में हुई। 10 अक्टूबर 1990 को पहली बैठक हुई है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, परीक्षा में ध्यान दीजिएगा कि आपसे स्थापना पूछा है या आपसे बैठक पूछा है, जैसा पूछे वैसा जवाब दीजिएगा, अपने मन से नहीं, सोच समझकर। ठीक है, अगला सवाल, प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट स्तर के कितने मंत्रियों को अंतरराज्यीय परिषद यानी इस इंटर स्टेट काउंसिल में मनोनीत किया जाता है? क्या किया जाता है, देखिए चुनाव नहीं होता है, उनको क्या कर दिया जाता है, सीधे प्रधानमंत्री द्वारा क्या कर दिया जाता है, मनोनीत कर दिया जाता है। और याद रखेंगे उन मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखेगा 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री। ठीक है, 6 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, पीएम करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ये सवाल आप याद रखेंगे, कितने, 6 मंत्रियों की। ठीक है, लिखा प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत कैबिनेट स्तर के 6 मंत्रियों के अलावा अंतरराज्यीय परिषद में और कौन सदस्य होता है? क्या उस इंटर स्टेट काउंसिल में केवल 6 लोग ही होते हैं या और भी लोग होते हैं? नहीं भाई, 6 लोग नहीं होते, और लोग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो याद रखेंगे सभी राज्य, किसी एक राज्य की बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित राज्यों के या प्रदेशों के प्रशासक। ठीक है, प्रशासक। ठीक है, ये भी दोस्तों उसमें शामिल होते हैं। तब जाकर के अगर आपसे कभी सवाल आए कि बताइए इस इंटर स्टेट काउंसिल में कुल कितने मेंबर होते हैं, तब आप ये बताइएगा कि भाई 6 वाले तो ये हो गए जो कैबिनेट स्तर के होंगे, इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, इसके अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के क्या होंगे, प्रशासक होंगे। लिख रहा अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? ठीक है, जिस तरह से जब हम कभी संसद की बात करते हैं, ठीक है, इसी तरह सवाल आता है कि संसद में जो सत्र होता है, ठीक है, संसद में जो सत्र चलता है वह साल में कितनी बार चलनी चाहिए, तो सत्र कम से कम 2 बार। ठीक है, कम से कम 2 बार सत्र चलना चाहिए और 6 महीने से अधिक का गैपिंग नहीं होना चाहिए। हमने ये पढ़ा है ना आपने। उसी तरह लिख रहा है कि इंटर स्टेट काउंसिल की जो बैठक होगी वो साल में कितनी बार होगी, तो दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है यहां पर। याद रखेंगे साल में कम से कम 3 बार इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक आवश्यक है। कम से कम कितने बार, कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार। एक सवाल और, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब ये बैठक होगा तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? बहुत अच्छा सवाल है। हमने शुरू में पढ़ा कि कैबिनेट स्तर के 6 मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो याद रखेगा सबसे पावरफुल पोस्ट कौन हो गया? यही प्रधानमंत्री का पद हो गया। तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही क्या होता है, अध्यक्षता की जाती है इस इंटर स्टेट काउंसिल की। लिख रहा प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति, अगर मान लीजिए किसी कारणवश प्रधानमंत्री नहीं है, तब अंतरराज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का, किस स्तर का दोस्तों? कैबिनेट स्तर का मंत्री। ठीक है, कैबिनेट स्तर का मंत्री जो होगा दोस्तों, ये मोदी जी कहिए आप, प्रधानमंत्री के पद पर जो कोई हो उनके द्वारा दोस्तों कोई भी कैबिनेट स्तर के मंत्री की नियुक्ति कर दी जाएगी और अगर अनुपस्थिति है तब दोस्तों उनके द्वारा यह अध्यक्षता की जाती है। बहुत अच्छे सवाल हैं और शायद ऐसे सवाल हैं जो आपने कभी पॉलिटी में नहीं पढ़ा, क्योंकि जब आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं ना तो यहां तक आते आते आपकी गति ऐसी हो जाती जैसे नदियों की गति अंतिम में हो जाती। ठीक है, एकदम पानी चल नहीं रहा होता है, बड़े मेहनत से, बुजुर्ग अवस्था। ठीक है, इतना कि मतलब अब आगे जाने की हिम्मत नहीं है ना, होता है ऐसा ना। ये स्थानीय स्वशासन तक थोड़ा जोश बना रहता है, लेकिन जैसे ही किसकी बात आती है, स्थानीय स्वशासन के बाद नगर पालिकाओं की, पंचायतों की बात आती है, गाड़ी वहीं बंद होने वाली हो जाती है। उसके आगे हमें बढ़ने का मन ही नहीं करता। ऐसा होता है जनरली। ठीक है, आगे देखिए, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक के लिए
कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। भाई कितने मेंबर कम से कम आवश्यक हैं कि बैठक हो जाए, तो याद रखिएगा कम से कम 10 सदस्य। कितने सदस्य दोस्तों, अगर 10 सदस्य रहेंगे तब तो दोस्तों होगा। और ऐसे अगर हम लोग संसद वगैरह की बात करते हैं तो वहां कहते हैं 1/10। कितना कहते हैं, 1/10। कोरम पूरा करने के लिए 1/10, यहां सीधा सीधा 10 बताइएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है, क्या भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई प्रावधान किया गया था। संविधान में कोई प्रावधान था क्या, नहीं, संविधान में कोई प्रावधान शुरुआत में नहीं था। क्षेत्रीय परिषदों के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ था, अगर हम संविधान की बात करेंगे तो संविधान में दोस्तों याद रखेंगे, संविधान की बात करेंगे तो संविधान में देखिए अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है, ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। यही तो आपने पढ़ा कि अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 जो है, ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताया गया। यहां इंटर स्टेट काउंसिल थोड़े पूछ रहा है। अरे भैया ध्यान दो, कहां स्पीड में भाग रहे हो। यहां क्षेत्रीय परिषद पूछ रहा है, ठीक है, रीजनल काउंसिल के बारे में पूछ रहा है, क्षेत्रीय, ठीक है। तो क्षेत्रीय वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लिख रहा है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की किस धारा में प्रावधान किया गया है। तो यहां पर दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत दोस्तों क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषद का गठन संविधान के अनुसार नहीं किया गया। यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 आया, यह उसकी धारा 15 के अंतर्गत दोस्तों इसका गठन किया गया। यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में किन क्षेत्रों के लिए 4 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना तथा तय किया गया। वो 4 कौन कौन से थे, तो याद रखेगा, यहां पर याद रखेंगे उत्तरी, ठीक है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद लिखना पड़ेगा, क्या लिख लो, अच्छा ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। इसी तरह से पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी बना। इसी तरह से दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद बना। इसी तरह से मध्य क्षेत्रीय परिषद बना। कितने बने दोस्तों, तो इनकी संख्या कितनी थी, 4 क्षेत्रीय परिषद बनाया गया। सर पूर्वी नहीं बना था, नहीं, शुरुआत में पूर्वी नहीं बना था, बाद में पूर्वी बना, ठीक है। शुरुआत में पूर्वी नहीं था, बहुत दिमाग में ध्यान से सोच के रखिएगा। शुरुआत में पूर्वी, यहां कहिए तो लिख दूं, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, शुरुआत में पूर्वी नहीं था, शुरुआत में नहीं था। लिख रहा है, बाद में नए राज्यों के निर्माण के कारण क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी हो गई, तो 5 हो गई। कैसे 5 हो गई, क्योंकि बाद में किसका निर्माण हुआ दोस्तों, बाद में निर्माण हुआ किसका, तो बाद में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का भी निर्माण हो गया। किसका, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का भी निर्माण हो गया। इसलिए संख्या बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों, 5 हो गई। अब एक सवाल और आ सकता है कि इन क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय कहां कहां है, आता है सवाल, ठीक है। तो आइए देखते हैं। लिख रहा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां है दोस्तों, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक है। देखिए आपने चारों महानगर का नाम सुना होगा ना, तो उत्तर में दिल्ली, पूरब में कोलकाता, पश्चिम में बंबई, दक्षिण में चेन्नई। बस ये जो चारों महानगर हैं वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो जाएंगे, मध्य का इलाहाबाद। इतना याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। यहां वही सवाल तो किया कि बताइए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां है, तो क्या बताएंगे, नई दिल्ली मुख्यालय। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें नई लॉन्च हुई हैं, जिसमें आरओ जीएस की किताब है दोस्तों, पुलिस की किताब है। ऐसे अलग अलग परीक्षाओं पर भी हम काम कर रहे हैं, अलग अलग विषय पर काम कर रहे हैं। आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, किताबों को लीजिए, पढ़िए, तब आपको लगेगा कि वाकई स्टडी 91 की किताबों में कितना दम है। कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, कोई सवाल है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। वरना फिर वेबसाइट एप्लीकेशन पर आइए और सीधा वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मध्य, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो याद रखेगा उत्तर में दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर में आपका नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर में नई दिल्ली हो जाएगा। दक्षिण में दोस्तों चेन्नई हो जाएगा। पूर्व में दोस्तों कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। पश्चिम में दोस्तों क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंबई। और मध्य में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मध्य में इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, अभी आपसे सवाल क्या किया है, अभी सवाल किया मध्य क्षेत्रीय परिषद ना, तो हमने सिखाया क्या मध्य में क्या हो जाएगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर दोस्तों, इलाहाबाद। अब इसी इलाहाबाद को किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, प्रयागराज, ठीक है। लिख रहा पूर्वी पूछ दे तो पूर्वी ही दोस्तों बाद में बना था, याद रखेगा, बाद में निर्मित, आपने पढ़ा था बाद में कौन सा निर्मित हुआ था, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का निर्माण बाद में हुआ था। अब पूर्वी का मुख्यालय कहां है, तो पूर्व में क्या दोस्तों, कोलकाता, आपका पूर्व में, इसलिए कोलकाता उत्तर कर लिया, ठीक है। आगे देखिए क्या लिख रहा है, करा पश्चिमी, पश्चिम में कहां है दोस्तों, पश्चिम में कौन सा है, तो याद रखेगा मुंबई है, चाहे मुंबई कहिए चाहे बंबई कहिए, ठीक है। तो मुंबई का हो जाएगा मुख्यालय, यानी
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो बंबई है, मुंबई है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से सवाल दक्षिणी का भी पूछ सकता है कि दक्षिणी का कहां पर है, तो हमने ये भी सीख लिया है कि दक्षिणी का मुख्यालय कहां पर दोस्तों? चेन्नई में है। कहां पर दोस्तों? चेन्नई में। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। एक सवाल दोस्तों ऐसे भी दे सकता है, राज्य वाइज अलग अलग, ऐसे दे दिया जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, और कह दिया बताइए किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो बताइए दोस्तों उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। किसमें आता है दोस्तों? यह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसी तरह से सवाल आ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सब कहां आते हैं दोस्तों? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। कहां आते हैं दोस्तों? यह मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। और आपने पढ़ा दोस्तों मध्य क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों इलाहाबाद है। कहां पर है? इलाहाबाद है। आपने ये भी पढ़ लिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? आएगा सब समझ में। देखिए घबराई में, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, ठीक है, और स्टडी 91 के साथ बने रहेंगे तो एक एक चैप्टर पर, एक एक टॉपिक पर दोस्तों हम लोग क्लास देते हैं, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं कोई ऐसी बात ना आए कि आपको लगे कि नहीं ये चीजें हम न तैयार कर पाए। ठीक है, इसी तरह दे दिया बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार से अलग हुआ था झारखंड वगैरह हो गया, उड़ीसा हो गया, ये कहां आते हैं दोस्तों? ये पूर्वी के अंतर्गत आते हैं। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का दोस्तों हेडक्वार्टर कहां है? तो हमने पढ़ा हेडक्वार्टर दोस्तों कोलकाता है। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद दोस्तों सबसे अंतिम में बना था, हमने ये भी पढ़ा। लिख रहा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो याद रखेगा ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? तो याद रखेगा मुंबई या बंबई। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। इसी तरह लिख दिया आंध्र प्रदेश हो गया, दक्षिण वाले आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये सब कहां आते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा ये सब आते हैं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। हो सकता है कई सारे बच्चों को अब आसान लगने लगा हो, अभी जब तक चीजें नहीं पता रहती तब तक तो कठिन लगता है, लेकिन जैसी चीजें याद आने लगती हैं, समझ में आ जाती, विषय पता चल जाता, फिर आसान लगने लगता है। ठीक है, जब तक आपने नहीं पढ़ा था लग रहा होगा कि नहीं सर ये बहुत डिफिकल्ट है, अब आपने पढ़ लिया तो कहीं डिफिकल्ट नहीं महसूस हो रहा है। आगे लिख रहा है क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? एक सवाल कर दे दोस्तों, अगर पूछे अच्छा क्या क्षेत्रीय परिषद, ध्यान दीजिएगा यहां पर बहुत सारे बच्चे अंतरराज्यीय परिषद के बारे में सोच लेते हैं। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद, देखिए अंतरराज्यीय परिषद के बारे में हमने पढ़ा कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री। कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, मेंबर वगैरह सब बता दिया था। यहां क्षेत्रीय परिषद के गठन की बात कर रहा है, और क्षेत्रीय परिषद यानी जो रीजनल काउंसिल है उसका गठन दोस्तों कौन करता है? तो रीजनल काउंसिल का गठन करता है राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और अगर अंतरराज्यीय परिषद के गठन की बात कर दे तो इसका भी गठन कौन करता है दोस्तों? गठन की बात करते, अध्यक्षता भले प्रधानमंत्री करते हो, लेकिन गठन किसने किया दोस्तों? तो राष्ट्रपति ने। लिख रहा प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अलग अलग क्षेत्रीय परिषद तो कई सारे हैं। आपने पढ़ा क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी दोस्तों वर्तमान में? तो हमने पढ़ा कि क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है। कितनी है? 5। अब अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? इसका अध्यक्ष हमेशा गृह मंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? गृह मंत्री। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे पांचों का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। लिख रहा भारत के गृह मंत्री की अनुपस्थिति में क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन रहता है? तो याद रखेगा जैसे वहां प्रधानमंत्री अगर अनुपस्थित हैं तो उनके द्वारा नियुक्त तो कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, उसी तरह यहां पे कौन होता है दोस्तों? तो यहां पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष रखा जाता है। यदि अनुपस्थित है कौन? गृह मंत्री अनुपस्थित है तब की बात हो रही। ठीक है, अगर हैं तो कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? बहुत अच्छा सवाल है कि जितने भी क्षेत्रीय परिषद होते हैं, हमने पढ़ा अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, कि अध्यक्ष कौन होता है? हमने सीधे सीधे बताया कि भाई अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, जो भारत के गृह मंत्री हैं वही अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे उपाध्यक्ष के बारे में पूछ दे तो बताइए दोस्तों संबंधित राज्यों के कौन? संबंधित राज्यों के बताइए, संबंधित राज्यों के कौन? राज्यपाल की मुख्यमंत्री? नहीं, याद रखेगा मुख्यमंत्री। संबंधित राज्यों के राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं दोस्तों, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री वो उपाध्यक्ष होते हैं। किसके?
क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। लेकिन आज क्षेत्रीय परिषदों में सलाहकार के रूप में कौन शामिल होता है दोस्तों? कौन सलाहकार के रूप में शामिल होता है? तो इसमें सलाहकार के रूप में शामिल होते हैं नीति आयोग के सदस्य। ठीक है, नीति आयोग के सदस्य। अच्छा, एक सवाल और भी पूछ सकता है, नीति आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुआ था? नीति आयोग की स्थापना तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसे कहते हैं। तो इसके जो मेंबर होते हैं और इसी के साथ साथ राज्यों के जो मुख्य सचिव होते हैं, कौन? राज्यों के मुख्य सचिव जो होते हैं दोस्तों, वह मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं? वो क्षेत्रीय परिषदों में सलाहकार होते हैं। ठीक है, वो सलाहकार परिषद जो बना होता है उसके मेंबर होते हैं। ठीक है, अगला सवाल करा, आम जनता से संबंधित क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है? अगर हम आम जनता की बात करें तो वहां क्षेत्रीय परिषद के द्वारा क्या है? तो याद रखिएगा, कहा जाता है जनता में भावनात्मक एकता पैदा करना। जनता में भावनात्मक एकता पैदा करना, यह किसका कार्य होता है दोस्तों? क्षेत्रीय परिषद का कार्य होता है। ये भी आप उत्तर याद रखेंगे। ठीक है, तो स्टडी 91 के साथ जुड़ने का यही फायदा है कि दोस्तों हम लोग चैप्टर दर चैप्टर बात करते हैं, एक एक टॉपिक पर दोस्तों क्लास देते हैं। इस तरह से आपकी बेहतर तैयारी हो पाती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, आप इन्हें भी ले सकते हैं। बाकी जो किताबें हैं वो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो किताबें सीधे बाई पोस्ट आपके घर जाती हैं। और जो हमारे कोर्स हैं वो सबसे बेहतरीन है। ठीक है, बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता है, मैं बार बार आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर यहां पढ़ के अच्छा लग रहा है तो आप कोर्स जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि कोर्स का एक अलग ही मजा है। जब ज्वाइन करेंगे तब आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।